न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कांग्रेस में आपसी मतभेद चाहे जो हो, लेकिन इन सब के परे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगे हैं। राहुल अपनी जी तोड़ मेहनत के जरिए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल अपनी तरफ से करीब करीब बीजेपी के हवाले कर ही दिया है, लेकिन तमिलनाडु और केरल के साथ साथ असम में भी काफी मेहनत वो कर रहे हैं। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए शुरू के 3 चरणों में वोट डाले जाने हैं। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल, साथ ही 27 मार्च को एक साथ 47 सीटों पर, 1 अप्रैल को 29 और तीसरे चरण में 6 अप्रैल को 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। काउंटिंग तो सभी की एक ही साथ 2 मई को हो ही जाएगी। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ उसी का पसंदीदा हथियार यानी सीएए लागू किए जाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि असम विधानसभा चुनाव में सीएए चुनावी मुद्दा बन जाए, जबकि सत्ताधारी बीजेपी इसे हर कदम पर खारिज करने का प्रयास कर रही है। जब भी बात उठती है, बीजेपी नेता जोर देकर कहते हैं कि सीएए कोई मुद्दा नहीं है। 2019 में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन असम में ही जोर पकड़े थे और फिर दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में भी उसके हिंसक रूप देखे गए। ये तब की बात है जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड की चुनावी रैली के मंच से असम में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी थी। लेकिन तब सीएए लागू करने पर मोदी सरकार का जो जोर देखने को मिला था, अब नहीं दिखाई देता। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन चुनावों तक तो होल्ड कर लिया गया है। झारखंड के बाद जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो सीएए विरोध का सबसे बड़ा मैदान शाहीन बाग बन गया। तभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व को ललकारते हुए सीएए विरोध के लिए राजघाट तक पहुंचा दिया, जहां सोनिया गांधी ने संविधान की प्रस्तावना का पीठ भी किया। सीएए विरोध की राजनीति के चलते प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में उपाध्यक्ष पद गंवाना पड़ा था। राहत की बात बस ये रही कि उनके क्लाइंट अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए। 2016 के असम चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सलाह पर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की क्षेत्रीय पार्टी एआईयूडीएफ के बीच चुनावी गठबंधन की खूब कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अड़ जाने के कारण वो समझौता नहीं हो सका। तब की गलतियों को राहुल गांधी सुधारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितना? राहुल गांधी तब ना तो तरुण गोगोई को बदरुद्दीन अजमल से समझौते के लिए मना पाए और ना ही हेमंत बसवा शर्मा को कांग्रेस में रोक पाए। तरुण गोगोई की गैर मौजूदगी में राहुल गांधी के फेवरेट गोगोई कमान संभालते हुए और वही हेमंत बसवा शर्मा बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए हैं। कांग्रेस का इस बार एआईयूडीएफ से चुनावी समझौता तो हो गया है, लेकिन तरुण गोगोई जैसा कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। गौरव गोगोई उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन असम के लोगों के बीच उनसे उनके पिता जैसा प्यार नहीं करते। बेशक मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सत्ता विरोधी लहर से भी जूझना पड़ रहा है और सीएए को लेकर एक खास तबके में नाराजगी भी है, लेकिन कांग्रेस क्या सीएए को चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को उसी के हथियार से काउंटर कर पाएगी? असम के चुनावी घमासान में राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। डिब्रूगढ़ के लोहवल में राहुल गांधी ने कॉलेज स्टूडेंट से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, किसान और सीएए पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री से लोग दिल खोलकर बात नहीं कर सकते तो कोई ना कोई कमी तो होगी। हर भाषा और धर्म के बीच में जो खुली बात होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली जाओगे तो अपनी भाषा नहीं बोल पाओगे। नागपुर में एक शक्ति पैदा हुई है, वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने
करने में जुटी हुई है। वहीं सीएए और बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी कितने गंभीर हैं, इसी बात से समझा जा सकता है कि जब वो असम पहुंचते हैं तो उनके गले में एक असमिया गमछा होता है और उस पर सीएए लिखने के बाद क्रॉस बना होता है। वैसे भी सीएए विरोध कांग्रेस की हालिया राजनीति का बड़ा आधार रहा है। असम और दिल्ली से ज्यादा तो कांग्रेस सीएए विरोध का झंडा उत्तर प्रदेश में बुलंद करती आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तो पुलिस एक्शन के शिकार सीएए विरोध प्रदर्शनकारियों के घरों तक जाती रही है और गोरखपुर वाले डॉक्टर कफील खान को तो जैसे राजनीतिक तौर पर अडॉप्ट ही कर लिया है। अगले साल होने जा रहे यूपी चुनाव में कफील खान कांग्रेस के विरोध का प्रमुख चेहरा बनने वाले हैं। असम में देखा जाए तो सीएए को मुद्दा बनाने का मौका भी बीजेपी ने ही दिया है। विरोधों और पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते सीएए लागू करने को लेकर बीजेपी की दुविधा साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी नेता अमित शाह कहते हैं तो डंके की चोट पर हैं कि मोदी सरकार सीएए लागू करके ही दम लेगी और घुसपैठियों को बाहर खदेड़ देगी। घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी को सहयोगियों का भी पूरा साथ नहीं मिलता। बिहार चुनाव के आखिरी दौर में जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को खदेड़ने की बात की तो फौरन ही नीतीश कुमार ने बोल दिया कि किसी की मजाल नहीं कि उन्हें खदेड़ सके। वो भी जब नीतीश कुमार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही पूरे चुनाव में निर्भर नजर आए। अगस्त 2019 में जब असम में एनआरसी की आखिरी सूची जारी की गई तो उसमें 19 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे। खास बात ये रही कि ऐसे लोगों में करीब 12 लाख बंगाली हिंदू भी शुमार थे और ममता बनर्जी ने इसे लपकते हुए विरोध तेज कर दिया। बीजेपी इससे सहमत और सहमी नजर आई। हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि सीएए को लेकर ठीक से अमली जामा पहनाने के लिए अप्रैल और जुलाई 2021 के बीच 2 महीनों का वक्त नियत कर दिया गया है। फिर तो साफ है कि केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी नेतृत्व खुद भी सीएए लागू करने की जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहा और जैसा भी मुमकिन हो जानबूझकर देरी की कोशिश चल रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व हो या फिर असम में हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता जगह जगह ये तो बोल रहे हैं कि सीएए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन उसमें वो आत्मविश्वास नजर नहीं आता जो शब्दों में होता है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी को भी इस बात का डर है कि कहीं सीएए वास्तव में चुनावी मुद्दे का रूप ना ले ले, लिहाजा उसके काउंटर में बीजेपी नेतृत्व की तरफ से असम में सांस्कृतिक और विरासत की बातें आने जाने लगी हैं। असम में अगले साल ही सीएए मुद्दे बांटे हुए हैं। असम का विरोध कर रहे जो यहाँ तक की सूची में नाम आने की तरह तरह की मुश्किलें झेल रहे हैं या फिर जिनको डर है कि आगे चलकर कभी ना कभी उनको भी लिस्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। एंड उसी वक्त असम में एक तबका ऐसा भी है जो सीएए का पक्षधर है और बीजेपी उसी तबके को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए संस्कृति और विरासत के नाम पर हौसला अफजाई कर रही है। जो अब तक का सीएए लागू करने के पक्ष में है उसे इस बात का डर है कि अगर ये लागू नहीं हुआ तो वो लोग अपनी ही घर में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे और यही वो बिंदु है जिसका फायदा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब 16वीं सदी के संत श्रीमांत शंकर देव की जन्मस्थली बोरदोआ पहुंच कर वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। असम में कांग्रेस का बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन तो हो गया लेकिन नफे नुकसान की पैमाइश बाकी है। बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पुराने संगठन सहयोगी असम गण परिषद को तो साथ रखा लेकिन बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को छोड़कर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को नया साथी बनाया। कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के अलावा एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया है। असम में विरोध के प्रमुख आवाज और आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने जेल से ही अपने संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति का राजनीतिक फोरम खड़ा कर दिया है। राइजोर दोल ये समिति के जुड़े कई संगठनों का मिलाकर बनाया गया है।
अखिल गोगोई की ही तरह ऑल असम स्टूडेंट यूनाइटेड के सपोर्ट से असम जातीय परिषद का गठन हुआ। खास बात यह है कि दोनों ही सीएए विरोधी की उपज है। जाहिर है कि चुनावी मुद्दों के रूप में इनका भी जोर सीएए विरोध पर ही रहेगा। कांग्रेस को इनका सीधा फायदा तो मिलने से रहा, लेकिन बीजेपी को जरा भी नुकसान होता तो कांग्रेस के लिए तो फायदे वाली बात होगी। करीब 35% मुस्लिम आबादी वाले असम में बीजेपी के सामने कांग्रेस और एआईयूडीएफ का हाथ मिलाकर मैदान में उतारना बीजेपी के लिए फिक्र वाली बात तो है ही। असम के 33 जिलों में से 9 तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है और डुबरी जिले में तो ये सबसे ज्यादा यानी 80% के आसपास मुस्लिम आबादी रहती है। बदरुद्दीन अजमल की राजनीति का आधार भी यही है और कांग्रेस इस पर उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन को फायदा मिलने की वाकई कोई संभावना है? दरअसल 2016 में तरुण गोगोई के खिलाफ 15 साल के शासन को लेकर सत्ता विरोधी लहर प्रबल रही। उसके मुकाबले सबरानंद सोनवाल की चुनौती कम भी हो सकती है, लेकिन ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि सीएए कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाता है। खास बात ये रही है कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस को 2016 में सबसे ज्यादा 31% वोट मिले थे, जबकि 29.5% वोट शेयर के साथ बीजेपी सरकार बनने में कामयाब रही। तब बीजेपी भी काफी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही थी। असम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हार चुकी थी, जिसे मोदी लहर के लिए बड़ी चुनौती समझा गया। ये भी देखने को मिला कि बिहार से सबक लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम कम ही रखे गए। तो ये तो साफ है कि असम में मुस्लिम वोट को ध्यान में रखकर ही राहुल गांधी सीएए को चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में है। 2016 में बीजेपी को 60 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और उसमें से 15 मुस्लिम विधायक चुन कर आए थे। बदरुद्दीन अजमल के हिस्से में 13 विधायक आए थे, जो मिलकर 28 हो जाते हैं। हालांकि स्थिति तब रही जब कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल एक दूसरे के विरोध में चुनावी मैदान में थे। फायदा तो बीजेपी को ही मिला, कम से कम दर्जन भर सीटों पर जीत का मार्जिन बेहद कम था और अगर कांग्रेस एआईयूडीएफ के वोट जोड़े तो बीजेपी उम्मीदवारों से ज्यादा होते। ये एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को निश्चित तौर पर परेशान कर रहा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।